शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। मेरे चैनल की स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स में भी शेयर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी उमैर शेयर कर रहे हैं रावलपिंडी से। उमैर कहते हैं, मैं पिंडी का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आया एक नाकाबिल फरामोश किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। हम 4-5 दोस्त थे। हम लोगों को ये आदत थी, बल्कि हम लोगों की डेली की ये रूटीन थी। हम लोग रात का खाना खाकर वॉक करने जाया करते थे और स्मोकिंग भी किया करते थे। हम चारों दोस्त वॉक करके एक मखसूस हम लोगों का पॉइंट था, एक गवर्नमेंट स्कूल था। उसकी बैक साइड पर वो बॉयज़ गवर्नमेंट स्कूल था। काफ़ी अरसे से वो बंद था, वहाँ की बिल्डिंग शिफ्ट हो गई थी तो फिर वो स्कूल बंद रहता था। उसकी बैक साइड पर जैसे ये एक बाउंड्री वॉल बनी हुई थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी थी। बहुत अच्छी जगह होती थी वो। काफ़ी बड़ा ग्राउंड था और उसकी उन लोगों ने बाकायदा ग्रिल्स लगाकर एक बाउंड्री वॉल भी बनाई हुई थी। उसकी दूसरी तरफ एक कब्रिस्तान भी होता था। वॉक करते करते हम लोग उस साइड पर चले जाया करते थे। वहीं पर हम लोग स्मोकिंग करते थे। काफ़ी टाइम हम लोग स्पेंड किया करते थे। उन दिनों में हम लोगों के कुछ और भी दोस्त थे। उन लोगों को बहुत ज़्यादा ये बैड हैबिट थी। वो लोग प्रैंक किया करते थे लोगों के साथ। अक्सर ये घोस्ट प्रैंक किया करते थे। वो कॉस्ट्यूम पहनकर और मास्क लगाकर लोगों को डराया करते थे। वो भी हम लोगों के कुछ दोस्त ही थे। बड़ा हम लोग उन लोगों को मना करते थे। उस साइड पर ही वो लोग ज़्यादा ये काम करते थे। अगर वहाँ से कोई ट्रैफिक गुजरती थी तो लोगों को तंग करते थे, फिर बाद में उनकी वीडियोज़ बनाना और वो ऐसे काम करते थे। बहुत हम उन्हें रोकते भी थे। हम लोग ऐसे ही अपनी रूटीन के मुताबिक वॉक करते करते वहाँ पर गए तो हम लोग स्मोकिंग कर रहे थे। 9-9:30 बजे का टाइम था रात। तो मेरे जो 3 दोस्त थे उन लोगों ने ये कहा कि हमें कोई काम है, हम लोग जा रहे हैं, तो तुम्हें आना है तो आ जाओ। हम लोग इकट्ठे ही आते थे वहाँ से। मैं भी स्मोकिंग कर रहा था और मुझे मेरे एक और दोस्त की कॉल आई हुई थी। मैं उससे कॉल पर बात कर रहा था। मैंने उन लोगों को ये कहा कि तुम लोग जाओ, मैं अभी आ जाता हूँ वापस। मैंने उनको इशारा कर दिया कि तुम लोग जाओ। वो लोग चले गए। अब मैं वहाँ पर अकेला वॉक भी कर रहा था, बिल्कुल उस वॉल के साथ वॉक कर रहा था और स्मोकिंग कर रहा था। हम लोगों का डेली का ये काम था, आज तक फील ही नहीं था हुआ। एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो वो जो ग्राउंड था उसकी जो ग्रिल थी, वहाँ पर बाहर बाकायदा एक रोड था जिसकी एक तरफ वो ग्राउंड और स्कूल था और दूसरी तरफ वो कब्रिस्तान का हिस्सा शुरू हो जाता था, लेकिन कब्रिस्तान थोड़ा आगे जाके था। मैं क्या देखता हूँ, जिस तरह से वाइट लिबास पहना हुआ है कोई लड़की है, उसके सर के बाल खुले हुए हैं। उसने जैसे व्हील चेयर पर किसी को बिठाया हुआ है और वो व्हील चेयर को चलाती चलाती वहाँ से गुजर रही है और साथ में बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ों में, जिस तरह से अब पता नहीं वो रो रही है या जो व्हील चेयर पर बैठा है कोई वो रो रहा है। मुझे रोने की जब आवाज़ आई तो मैं कॉल पर बात करता करता उस तरफ देखने लगा। जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने ये कहा कि ये मेरे दोस्त जो तीनों गए हैं, ये लगता है मेरे उन बाकी के दोस्तों के साथ मिलकर मेरे साथ आज प्रैंक करने लगे हैं। आज मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग जल्दी चले गए हैं। आज इनको मैं ठीक करता हूँ कि ये प्रैंक किस तरह से करते हैं लोगों के साथ। अब मैं उनको अपनी आंखों से देख रहा हूँ, वो बिल्कुल उसी रोड पर चलती हुई जा रही है जिस तरफ वो कब्रिस्तान था। मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, यहाँ तक कि मैं चलता हुआ ग्रिल के पास चला गया। जैसे मैं ग्रिल के पास गया तो वो अभी उसने उस जगह को क्रॉस ही किया था। पायल भी पहनी हुई थी, छन छन की आवाज़ें भी आ रही थी और सर के बाल बहुत लंबे थे। वाइट कलर का उसका ड्रेस था और वो व्हील चेयर चलाती हुई जा रही थी और ऊपर जो रोने की आवाज़ें भी साथ साथ आ रही थी। मुझे बिल्कुल ये श्योर था कि ये मेरे दोस्त ही हैं। मैंने क्या किया कि घर जाने के बजाय मैं फ़ौरन से वापस ग्राउंड की तरफ आया और मैंने अपना बाइक लिया और मैं वो सारे एरिया को क्रॉस करके उस रोड की तरफ जाने लगा जहाँ से वो लोग जा रहे थे। मैंने ये कहा कि आज इनको मैं ठीक करता हूँ। अब वो लोग जिस रोड से जा रहे थे उस तरफ से 2 रास्ते थे। अगर मैं उनकी बैक साइड से जाता तो फिर मैंने बैक साइड से उनको ट्रेस करना था। मैंने ये सोचा कि मैं इनको आगे से आके इनको मैं ट्रेस करता हूँ, जो दूसरा रोड है उसके ऊपर। मैं दूसरे रोड से तेज़ी के साथ मैंने बाइक चलाया।
जैसे ही मैंने टर्न किया तो वो बिल्कुल कब्रिस्तान वाले रोड पर वो पहुंच गई थी, वो जो भी दोनों थे। मैंने उनको आवाज़ें दी, मैंने उनसे ये कहा कि मैंने जानबूझ के एक्टिंग करना शुरू कर दी कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम लोगों ने मुझे डराने की कोशिश की है, कौन हो तुम, ये वो। मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा डर फील कर रहा था कि मैं उनके साथ, वो मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं और मैं उनके साथ प्रैंक कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं बिल्कुल उनके करीब चला गया और मैंने उन्हें 1 से 2 दफ़ा आवाज़ भी दी, लेकिन ना वो रुके और ना ही उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया। यहाँ तक कि वो बिल्कुल कब्रिस्तान के पास पहुँच गए, मैं भी कब्रिस्तान के पास पहुँच गया। मैंने अपना बाइक खड़ा किया, इतने में वो लोग कब्रिस्तान के अंदर एंटर हो चुके थे। वो कब्रिस्तान जो था बिल्कुल ओपन था, उसकी कोई चार दीवारी नहीं थी। बहुत बड़े ग्राउंड पर वो बहुत पुराना कदीम कब्रिस्तान था। जैसे वो लोग कब्रिस्तान के अंदर गए, अब वहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी, रोशनी कब्रिस्तान में भी होती थी, वैसे भी वो जैसे पुराना कब्रिस्तान था तो वहाँ पर भी लाइट्स का इंतज़ाम किया हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से ना। तो मैं कब्रिस्तान के अंदर भागता हुआ गया, देखा तो वो लोग तकरीबन उस व्हील चेयर समेत वो लोग कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गए। वहाँ पर कब्रों का ये सिस्टम था कि सेंटर में रास्ता भी रखते थे, ये नहीं कि हर जगह पर ही कब्र होती है, थोड़ा सा सेंटर में रास्ता भी था। मैंने उन्हें ये कहा कि बस करो, अब कब्रिस्तान के अंदर ना जाओ, रात हो गई है, तुम लोग तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। इतने में वो रोने की आवाज़ें जो थीं वो 3 गुना बढ़ गईं। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, 4 से 5 औरतें रो रही हैं और वो रोने की आवाज़ें औरतों की थीं। अब मुझे डर लगने लग गया कि ये कैसे मुमकिन है, उन लोगों ने कभी ऐसी आवाज़ें, औरतों की आवाज़ों में तो वो रोए नहीं है। मैं बिल्कुल उनके करीब गया और मैंने जाकर वो जो लंबे बालों वाली थी जो व्हील चेयर चला रही थी, मैंने उसको पकड़ लिया, उसके शोल्डर पर हाथ रखा। जैसे मैंने उसके शोल्डर पर हाथ रखा तो उसने बाकायदा मेरे हाथ को बहुत ज़ोर से झटका और मेरी तरफ जब उसने फेस किया, वो इतनी डरावनी औरत थी, उसका पूरा चेहरा जला हुआ था, उसकी एक आंख थी और एक आंख की जगह पर वो ब्लैक सा निशान था। इतने बड़े बड़े उसके लिप्स थे और दांत बाहर निकले हुए थे। और वो जो आगे व्हील चेयर पर बैठी हुई थी वो उससे भी ज़्यादा उसका चेहरा डरावना था। वो बिल्कुल बूढ़ी सी थी कोई और उसका भी चेहरा बहुत खौफनाक था। उन्होंने अजीबोगरीब आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। जब मैंने उन लोगों को देखा, मैं तो चीखें मारता हुआ वापस भागा। अब मैं भाग रहा था तो मेरे से भागा नहीं जा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पाँव बिल्कुल फ्रीज़ हो गए हैं, मुझसे बिल्कुल भागा नहीं जा रहा था। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। जैसे मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द किया, वो बिल्कुल मेरे करीब थी, वो पीछे हट गई। जैसे मैंने आयतुल कुर्सी ऊंचा पढ़नी शुरू की, मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये लोग, जैसे ये मखलूक जो है ये आग से डरती है। मेरे पास मैं सिगरेट पीता था, मेरे पास लाइटर था, मैंने लाइटर निकाल कर जैसे मैंने वो आग जलाई, मैंने पीछे पलट कर देखा, वो गायब हो चुकी थी। ना वहाँ पर व्हील चेयर थी, ना ही वहाँ पर वो कोई बूढ़ी औरत थी और ना ही वो जिसको मैंने देखा था वो थी। मैं वहाँ से बाहर भागा, बाइक स्टार्ट करने लगा, बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। खौफ इतना ज़्यादा मेरे दिल पर था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जब मैंने बाइक स्टार्ट करना चाहा तो कब्रिस्तान का एक दरख्त जो था वो इस तरह से झूल रहा था कि जैसे वो बाकायदा उसके ऊपर कोई लटक कर उसको ज़ोर ज़ोर से उसको झूल रहा है। पूरे कब्रिस्तान में वो एक दरख्त इस तरह से इधर उधर हो रहा था जैसे आंधी में कोई दरख्त झूलता है पूरी तरह से। और चीखों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा थी, रोने की और चीखने की आवाज़ें। मैंने बहुत मुश्किल के साथ अपना बाइक स्टार्ट किया। मैं अपने घर पहुंचा, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब मैं घर आया तो मेरे हाथ पाँव कांप रहे थे। मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई, उन लोगों ने मुझे बहुत डांटा। मैंने उनको ये कहा कि मुझे नहीं पता था कि वो मेरे कोई दोस्त हैं या वो रियल में भी ये मखलूक इस तरह से सामने आ सकती है या वो चीज़ थी। मुझे बहुत सा बुखार हो गया, यहाँ तक कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। रात का टाइम था, 11 बज गए थे जब मैं घर पहुंचा। अब मुझे सारी रात नींद ही नहीं आ रही थी। एक मुझे बुखार, दूसरा मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरे कानों में अभी भी चीखों की आवाज़ें हैं और मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा भारी हुआ था। अम्मी ने मुझे दम किया, मेरे अब्बू ने मुझे दम किया, मेरी बहनें थीं वो भी आयतुल कुर्सी, दरूद पाक, सूरत यासीन पढ़ने लगे। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बड़े भाई जो थे वो घर पर नहीं थे। अम्मी ने ये कहा कि इसको जब तक दम नहीं करवाना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेडिसिन भी दी थी, मेरा बुखार नहीं टूट रहा था। यहाँ तक कि सारी रात मेरी हालत ख़राब रही। मेरा जिस्म यूँ कांप रहा था जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और मुझे ठंड लग भी बहुत ज़्यादा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, जबकि मौसम इतना सर्दी का नहीं था। सुबह जब हुई तो
हम लोगों के इलाके में जो मस्जिद थी वहाँ पर अब्बू गए। अब्बू ने मौलवी साहब को ये बात बताई। मौलवी साहब आए, मौलवी साहब ने मुझे दम किया। जैसे मौलवी साहब ने मुझे दम किया, मौलवी साहब ने ये कहा कि इसके ऊपर बहुत सारे जिन्नात का साया हो चुका है। ये किसी ऐसी जगह पर गया जहाँ पर जिन्नात थे। मैंने उन्हें सारी बात बता दी कि मैं जिन्नात के बिल्कुल पास गया था, यहाँ तक कि उनके पीछे तक गया था। तो मौलवी साहब ने ये कहा कि वो जिन्नात इसके ऊपर हावी हो चुकी हैं, मैं उनको निकाल नहीं सकता, आपको किसी आमिल हजरात के पास जाना होगा जो बाकायदा ये अमल करते हैं। अब हम लोगों को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह से भी कोई अमल वगैरह भी होता है या नहीं। अब्बू ने एक दो लोगों से बात की तो अब्बू के एक दोस्त थे, उन अंकल ने बताया कि किसी जगह पर एक आमिल साहब हैं, उनके पास चलते हैं। उनके पास लेकर मुझे गए। तो जब उन्होंने दम किया, मुझे पानी पिलाया दम करके, तो मेरी कुछ हालत ठीक होने लगी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा सर भारी था और मेरी सर्दी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जब वो आमिल साहब ने मुझे पानी पिलाया, दम किया, एक सुर्ख रंग का कपड़ा लेकर तो मेरे माथे के ऊपर बांध दिया। उनका ये कहना था कि इसके ऊपर एक नहीं 2 से ज़्यादा जिन्नात का असर हो चुका है और वो फ़ीमेल जिन्नात थे। मैं बिल्कुल उनके करीब चला गया था, उनसे इंटरेक्ट हुआ मेरा। जिस तरह से वो जगह बहुत ज़्यादा आसेब ज़दा थी, तो जैसे मैंने उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश की, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। फिर उन्होंने कहा कि उसी कब्रिस्तान में जाकर आप लोगों को पता नहीं कितने केजी हम लोगों को मीट बताया था, मेरे ख्याल से 10 केजी मीट बताया था, वो फेंक कर आना है। उसके बाद रेड कलर का कपड़ा जितना मेरा ड्रेस बनता था वो लेकर वो नहर में बहाना था, वो किया। मुझे तावीज़ दिए, तब जाकर मैं ठीक हुआ। मैं इतना खौफज़दा हुआ था, मैंने अपने दोस्तों को भी ये बात बताई। जब उनको पता चला कि मेरे साथ रियल में ये सब हुआ है, तो उन लोगों ने भी तौबा की, दोबारा कभी प्रैंक नहीं किया, किसी को तंग नहीं किया, और हम लोग दोबारा कभी भी उस स्कूल की तरफ, उस ग्राउंड की तरफ नहीं जाते थे। काफ़ी अर्सा मैं डिस्टर्ब रहा, मुझे ड्रामने ख्वाब आते थे, मुझे साए नज़र आते थे। शायद वो मेरा वहम था या उनका असर था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हुआ। ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसने मुझे बिल्कुल बदल कर रख दिया था, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया उमैर आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही है सेंड्रिला। सेंड्रिला कहती हैं आज आपके साथ मेरी खाला हैं, उन लोगों के आम के बागीचे हैं जहाँ पर वो लोग रहते हैं सिंध में। तो बाकायदा वहाँ पर दरख्त लगा हुआ है, आम के दरख्त लगे हुए हैं, और वो जो व्यू है वो इस तरह से कि उसकी एक साइड से नदी गुजर रही है, सेंटर में वो आम का उनका बाग है और दूसरी तरफ उनकी बाकी फसलें हैं। हम लोग जब जाते थे तो हम लोग वहाँ पर जाकर अक्सर आम वगैरह तोड़ा करते थे बचपन से ही। तो मेरी जो खाला है उनका बेटा जिसकी एज 17 ईयर्स है, दोपहर का टाइम था तो वो उसी बागीचे में गया, उस आम के दरख्त के पास गया और आम तोड़ने लगा। अब वहाँ पर बाकी लोग भी काम काज कर रहे थे। जैसे वो आम के दरख्त के ऊपर चढ़कर आम तोड़ रहा था, उसको किसी ने बहुत ज़ोर से नीचे धक्का दिया। जब वो नीचे गिरा तो उसने चीखना शुरू कर दिया। जैसे उसने चीखना शुरू किया, सब भागते हुए आए तो उसका बाजू टूट चुका था। उसके घर वाले उठा के उसको घर लेकर गए। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो रो रहा था। वो इतनी ऊंची जगह नहीं थी जितनी ऊंचाई से वो गिरा और उसका बाजू टूट गया। उसको बुखार भी बहुत सख्त हो गया था और वो डरा हुआ भी था। उसने बाकायदा ये बात बताई कि मैं आम के दरख्त के ऊपर बैठा हुआ था तो मुझे बाकायदा किसी ने धक्का दिया है, लेकिन वो धक्का देने वाला मुझे कोई नज़र नहीं आया कि मुझे नीचे गिराया किसने है। फिर उन लोगों ने एक सालिम हस्ती थे, उनके पास लेकर गए, दम करवाया। तो उनका ये कहना था कि आम के उस दरख्त के ऊपर जिन्नात का साया था। जब ये वहाँ पर बैठकर आम तोड़ रहा था तो उन्होंने इसको नीचे गिरा दिया। वो इसी तरह से आपको नुकसान देंगे। बेहतर यही है कि आप लोग वहाँ से वो जो दरख्त हैं उनको कटवा दें, क्योंकि वहाँ पर वो हैं, अगर ये बच्चे वहाँ पर जाएंगे तो वो इनको नुकसान देंगे। वहाँ पर लेमन भी लगे हुए थे उनके बहुत ज़्यादा। फिर उन लोगों ने वो आम के दरख्त भी कटवा दिए और वो हिस्सा भी सारा उन लोगों ने रिमूव करवा दिया। उसके बाद कभी भी वो लोग उस जगह पर नहीं गए जहाँ पर उन लोगों ने वो दरख्त कटवाए थे, क्योंकि वो जो आमिल थे उनका बाकायदा ये कहना था कि अगर दरख्त नहीं कटवाएंगे तो जिस तरह से उन्होंने इसको नुकसान दिया है वो दोबारा से भी इसको नुकसान दे सकते हैं। ये एक स्टोरी थी जो सेंड्रिला ने शेयर की। बहुत शुक्रिया सेंड्रिला आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं मरियम। मरियम कहती हैं मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ और आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक ख़ौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 11 साल पहले की बात है। हम लोगों ने एक घर रेंट पर लिया। वो घर जो था हम लोगों की फ़ैमिली के लिए इनफ था, यानी हम लोग 2 बहनें थीं, एक भाई और मेरे पेरेंट्स थे।
हम लोगों ने हम जो बहनें थी, हम लोगों ने अम्मी से ये कहा कि हम लोगों को जो ऊपर वाला पोर्शन है उसके टेरेस वाला रूम चाहिए। हम लोगों ने टेरेस वाला रूम ले लिया। भाई जो था उसका रूम भी नीचे था, एक रूम ऊपर और था। अम्मी ने उसको स्टोर रूम भी बनाया हुआ था और वहाँ पर यानी उस तरह से नहीं था, यूज़ में हम लोगों के था, बंद नहीं हम लोगों ने किया हुआ था। जब हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए, अभी हम लोगों को उस घर में शिफ्ट हुए दूसरा दिन था, तो मैं अपनी अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी, क्योंकि हम लोगों के कमरे में ही वो कैबिनेट बने हुए थे, तो वहाँ पर अपने कपड़े सेट कर रही थी। दोपहर का टाइम था, तो मेरी बहन अंदर आई, तो एकदम से मेरी बहन ने चीखना शुरू कर दिया। मुझे लगा कि पता नहीं शायद इसने लिजर्ड देख लिया, क्योंकि हम लोगों को लिजर्ड से बहुत डर लगता था, तो इसने चीखना शुरू कर दिया। मैंने इसको ये कहा कि तुम किस चीज़ से डर रही हो, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने शोर मचा दिया कि शायद इसने लिजर्ड देख लिया। उसने ये कहा कि जल्दी से यहाँ से हट जाओ। वो मुझे भी बहुत डर लगता था। मैं उस जगह से हट के मैंने उसे कहा कि अब क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही। उसने ये कहा कि वो भागती हुई नीचे चली गई, मुझे ये बात कह के। मैंने भी सारे कपड़े वहीं पर फेंक के मैं भी उसके पीछे नीचे भाग गई। जब हम लोग नीचे गए तो वो रो रही थी, उसकी हालत ही बहुत ख़राब हुई हुई थी। अम्मी उससे बार बार पूछ रही थी कि हुआ क्या है। उसने ये कहा कि ये ऊपर जब कपड़े कैबिनेट में रख रही थी, तो इसकी बैक साइड पर बाकायदा मैंने किसी को खड़े देखा है, और इसकी गर्दन के ऊपर मैंने एक हाथ देखा है, जैसे कोई काले रंग का हाथ था, और वो बिल्कुल इसकी गर्दन को पकड़ने लगा था। और जो इसके पीछे खड़ा हुआ था वो इस तरह से उसका जिस्म लग रहा था जैसे वो कोई मर्द है, और उसका बहुत ज़्यादा काले रंग का उसका जिस्म था और बहुत बड़ा उसका कद था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मैं तो पूरी दोपहर से ऊपर थी, अकेली अपना कमरा सेट कर रही थी, अपने कपड़े सेट कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। अम्मी ने ये कहा कि कुछ नहीं होता। अम्मी हमें संभालने लगी, दिलासा देने लगी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं अब उसको कस्में दे देकर पूछ रही थी, प्लीज़ झूठ ना बोलो, सच बताओ, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? उसने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो, मैंने खुद तुम्हारे पीछे किसी को खड़े देखा है। अब हम लोगों को तो डर लगने लग गया कि हमने ऊपर वाले रूम में सोना ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उसने देखा था। अम्मी ऊपर आई, अम्मी ने सारा कुछ देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अम्मी ने ये कहा कि कुछ नहीं होता, डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने कमरे में आराम से जाकर सो जाओ। आज दूसरा दिन है, तो तुम लोगों को ये महसूस हुआ, क्योंकि हम लोगों के टेरेस पर दरख्त भी थे। अम्मी ने ये कहा कि दोपहर का टाइम था, तो वो शेडो आ रहा होगा, जैसे दरख्त की शाखों का होता है, ब्रांचेस का, तो वो आ रहा होगा, तो इसको यूँ लगा होगा कि कोई खड़ा हुआ है। मैं भी चुप कर गई, मेरी सिस्टर भी चुप कर गई, वो बहुत डरी हुई थी। हम लोग जब अपने कमरे में आई, तो उसने ये कहा कि हम लोगों ने कमरे की लाइट ऑफ़ नहीं करनी, लाइट ऑन करके ही सोते हैं। मैंने उसे ये कहा कि लाइट ऑन हो तो नींद नहीं आती, कुछ नहीं होता। हम लोगों ने लाइट ऑफ़ कर दी और वॉशरूम की लाइट थोड़ी सी ऑन करके दरवाज़ा खोल दिया। कमरे में रोशनी थी। अब जो हम लोगों का टेरेस था, उसके हम लोग रात के टाइम कर्टन्स हटा देती थी। बाहर बहुत अच्छा व्यू था। हम लोगों ने सिर्फ कर्टन हटाए हुए थे। अभी हम लोग बातें ही कर रही थी, बातें करती करती हम लोग सो गई। मेरी सिस्टर का फेस जो था वो उसी विंडो की तरफ था। एकदम से इस तरह से महसूस हुआ जैसे बहुत ज़्यादा रोशनी होती है, और वो हम लोगों की उस टेरेस वाले विंडो से अंदर आई है रोशनी बाकायदा। वो रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि जैसे पूरे कमरे में लाइट हो गई है, पूरा कमरा जैसे बिल्कुल रोशन हो गया है। तो एकदम से हम लोगों की आंख खुल गई कि ये एकदम से हुआ क्या है। वो इतना ज़्यादा वो चीज़ वो थी, क्योंकि अभी हम उस टाइम मुकम्मल सोई नहीं थी। तो वो रोशनी जब हम लोगों ने देखी, ऐसा लगा कि कोई लाइट, जैसे बहुत ज़्यादा लाइट चमकी है। मेरी बहन ये कहती कि लगता है बाहर बादल बने हुए हैं, ये इतनी ज़्यादा रोशनी किस चीज़ की थी। हम लोग उठी, हम लोगों ने डरते डरते टेरेस का दरवाज़ा खोला, बाहर झांक कर देखा, बाहर कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि हम लोग टेरेस पर आ गए। टेरेस पर आकर देखा तो सितारे निकले हुए थे, ना कोई बिजली चमक रही थी, ना बादल बने हुए थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने इससे ये कहा कि ये रोशनी किस चीज़ की थी, क्योंकि रोशनी मैंने भी महसूस की थी। अभी आंखें बंद किए हुए 1-2 मिनट ही हुए होंगे, तो वो इतनी रोशनी थी कि हम लोग जाग गई। फिर हम लोग जैसे अपने कमरे की तरफ आने लगी, तो हम लोगों का जो रूम था, हम लोगों ने जब हम लोग बाहर आई थी तो वॉशरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, कमरे में रोशनी थी। तो हम लोगों ने बाकायदा ये देखा कि हम लोगों के वॉशरूम का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, और वॉशरूम के अंदर कोई खड़ा हुआ था। उसका बहुत डरावना चेहरा था, उसकी आंखें रेड कलर की थी, बाकायदा सर के ऊपर सींग भी थे, स्याह कलर का उसका वजूद था। वो इतना डरावना था कि जब हम लोगों ने उसको देखा, हम लोगों ने इतना शोर मचाया, हम लोग चीख रही थी।
अब हम लोगों के घर नीचे जाने का रास्ता टेरेस वाली तरफ से नहीं था। हम लोगों को रूम क्रॉस करके, टीवी लाउंज क्रॉस करके फिर नीचे जाना था। हम लोगों की चीखों की आवाज़ें सुनकर सब घर वाले ऊपर भागे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग लाउडली चीख रही थी। रात का टाइम था, टेरेस पर थी, यहाँ तक के नेबर्स भी जाके कि इनके घर में क्या हो गया। सब ऊपर भागे। वो जो नेबर थे वो सारे अपने अपने बाहर टेरेस पर, कुछ लोग आ गए, कुछ लोग अपने जो था उनका लॉन उधर आ गए कि पता नहीं इनके घर में क्या हो गया। हम लोग दोनों बहनें बुरी तरह से चीख रही थी। बड़ी मुश्किल के साथ अम्मी हम लोगों के कमरे में आई और उधर टेरेस पर आए, हम लोगों को नीचे लेकर गए। अम्मी ने जब पूछा तो हमने अम्मी को सारी बात बताई। फिर अम्मी को यकीन हो गया कि मेरी बहन झूठ नहीं बोल रही थी, वहाँ पर बाकायदा कुछ था। अब वो जो पड़ोसी थे उन लोगों को तो उस टाइम हम लोगों ने कुछ नहीं बताया। सुबह जब हुई तो वो लोग पूछने आए, अम्मी ने सारी बात बता दी। उन लोगों का ये कहना था ये घर आज सेफज़दा है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। अब ये जिनका घर है वो इसको हर बार कोशिश करते हैं कि इसको रेंट आउट करें। ये घर ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक से ऊपर कोई यहाँ पर नहीं रह सकता। जब ये घर खाली होता है तो यहाँ से बाकायदा इस तरह से आवाज़ें आती हैं कि इस घर में बच्चे खेल रहे हैं और कोई फैमिली रहती है। लेकिन हम लोगों ने अपनी आंखों से आज तक किसी को देखा नहीं है। हमने आवाज़ें सुनी, आपसे पहले भी यहाँ पर कुछ लोग शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रह कोई नहीं सकता। फिर हम लोगों ने उसी वीक में वो घर छोड़ दिया। अपनी आंखों से देखने के बाद तो हम लोग वहाँ पर रह ही नहीं सकते थे। मेरी बहन ने जो कुछ देखा था वो बिल्कुल ठीक था। वो दिन हम आज भी याद करते हैं तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक स्टोरी थी जो मरियम ने शेयर की। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास से अमर शेयर करें मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ कराची पाकिस्तान से एक कपल है, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो लोग कहते हैं हम लोगों की हर साल जब भी वेडिंग एनिवर्सरी होती थी तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत किसी जगह पर जाकर सेलिब्रेट किया करते थे। तो इस दफ़ा भी जब हम लोगों की एनिवर्सरी थी तो मेरे हस्बैंड ने आकर मुझे ये कहा कि मीरपुर ख़ास में एक बहुत खूबसूरत बेंगलो है, वहाँ पर हम लोग चलेंगे, विला है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने बुकिंग करवा ली है, तो हम लोग वहाँ पर जाकर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे और 1-2 दिन स्टे भी करेंगे। मैंने उनसे कहा कि ठीक है। 2 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने पैकिंग की और हम लोग वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके जब वहाँ पर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। वहाँ पर हम लोगों को एक मैनेजर ने रिसीव किया, उसके साथ 1-2 और लोग थे। लोगों ने हम लोगों का सामान शिफ्ट किया। कुछ देर हम लोगों ने रेस्ट किया, खाना खाया। सराउंडिंग में पूरा जंगल का इलाका था, वहाँ पर एक और भी विला बना हुआ था। नेक्स्ट डे हम लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बाहर निकले। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पिक्स ली, सेल्फीज़ बनाई। जब वहाँ पर गए तो हम लोग बिल्कुल जंगल के अंदर आ चुके थे। वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बिल्कुल ऐसी ही जगह थी जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते हैं। हम लोगों को वो जगह बहुत अच्छी लग रही थी। एकदम से हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे हम लोगों की बैक साइड से हम लोगों की कोई नाम लेकर हमें बुला रहा है। अब हम लोगों को अजीब लगा कि हम लोगों को यहाँ पर कौन जानता है, क्योंकि जब से हम लोग आए हैं हमने वहाँ पर किसी को नहीं देखा था। खैर अब वो आवाज़ें बिल्कुल पास से आने लगी। आवाज़ें ऐसी थी जैसे कोई बूढ़ा शख्स हम लोगों को बुला रहा है। पीछे पलट कर देखते थे तो कोई नज़र नहीं आता था। अब हमें जब दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा फिर आवाज़ आई तो हम लोग उन आवाज़ों के तक़ुब में जाने लगे। जब उन आवाज़ों के तक़ुब में जाने लगे तो वो हम लोगों को अपनी बैक साइड से किसी के चलने की और खांसने की आवाज़ आई। जब पीछे पलट कर देखा तो एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। उसकी हाइट बिल्कुल छोटी सी थी, सफ़ेद कलर की उसकी दाढ़ी भी थी। उसने हमें अपने पास बुलाया। हम लोग उसके पास गए। उसने ये कहा कि मैं इस जंगल में इस जगह पर चिला कशी करता हूँ, तुम लोग दोनों यहाँ से जल्दी चले जाओ। इस जंगल में बहुत ज़्यादा डरावनी मखलूक़ात का बसेरा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे जिन्नात हैं जो तुम लोगों को जानी नुकसान दे देंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हमने उनसे ये कहा कि हमारे नाम कौन ले रहा था। उन बुज़ुर्ग का ये कहना था ये वही जिन्नात हैं, तुम लोग दोपहर के टाइम यहाँ पर आए हो, तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, जितनी जल्दी होता है यहाँ से चले जाओ। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इतने में बैक साइड से फिर हम लोगों का नाम लेने की आवाज़ आई। पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अभी हम इससे ज़्यादा उस बुज़ुर्ग से बात करते, जब दूसरी तरफ फेस किया तो वो वहाँ पर नहीं थे। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए। हम लोग भागते हुए वहाँ से वापस आए। उस जगह पर हम लोग आए। हम लोगों ने सेम डे उसी दिन हम लोगों ने चेकआउट कर दिया। हम लोग वहाँ से वापस आए। जब हम लोग कराची पहुँचे तो हम लोगों के एक रिलेटिव थे, बहुत इल्म रखते थे वो। उनके पास ये जिन्नात और रूहानियत का बहुत ज़्यादा इल्म था। उनसे जब ये मामला डिस्कस किया, उनका ये कहना था कि वो कोई नेक जिन थे जिन्होंने हमारी मदद की,
क्योंकि जिस तरह से वो सडनली डिसअपियर हो गए, वो गायब हो गए और हम लोगों को वो बता कर गए कि वहाँ पर जिन्नात हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हम लोगों का उस चीज़ को लेकर ऐसा एक्सपीरियंस हम लोगों का रहा कि हम लोग कभी भी दोबारा किसी ऐसी जगह पर नहीं गए, किसी ऐसी जगह को हम लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया जो बिल्कुल कंट्री साइड हो, जहाँ पर इस तरह के कोई मामलात हों। ये एक स्टोरी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID noshinville57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नीना वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर इंशाल्लाह व्लॉग पोस्ट करूँगी। कल मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। लिसनर्स, कल मेरे छोटे मामू का चेलम है, तो घर में जिस तरह से सारे गेस्ट होंगे उनके लिए ज़रूर दुआ मांगिएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी ट्राई करूँगी कि कल आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर कर सकूँ, और अगर बिलफर्ज़ कल स्टोरी ना आई तो परसों मैं ज़रूर स्टोरी शेयर करूँगी। मेरे मामू को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर उनके लिए दुआ करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मेरी एक लिसनर हैं आमराज आर्ट, उनका मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज आया था। उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी अम्मी की सेहत याबी और लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें सेहत याबी अता करें। इसी तरह से एक और कमेंट आया हुआ था, कोई मेरे लिसनर थे, मुझे नेम स्किप हो गया है, वो ये कह रहे थे कि मेरे लिए भी दुआ करें, अल्लाह मेरी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो सबके लिए दुआ करें, अल्लाह सबकी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान करे, अल्लाह सबके पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। सबके लिए दुआ किया करें। अपनी दुआओं में मुझे, मेरे पेरेंट्स को भी याद रखा करें। जहाँ रहें खुश रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।